अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, नोआ के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट ज़रीन नैयर और आज हमारे साथ हैं नोआ के बहुत स्पेशल स्टार आमिरुल्लाह खान। हमें अब अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता दें कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। मेरा ताल्लुक एफआर बनू से है और व्यूअर्स को जैसे पता है कि एफआर बनू फाटा का इलाका है, तो बेसिकली मैं फाटा से बिलोंग करता हूँ। और आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसी? मैंने अब इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी से मास्टर किया था पॉलिटिकल साइंस में, और उसके बाद फिर मैंने इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद में है, वहाँ से पॉलिटिकल साइंस में मैंने एमफिल की डिग्री हासिल की। और उसके बाद किसी जॉब परस्यू की, क्या करियर थी आपकी? उसके बाद मैं ये जो प्राइवेट एकेडमी में मैं करता था, फिर जो आखिरी वो मेरे 2-3 महीने थे या 6-7 महीने कह लो, उसमें मैंने इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एज ए विजिटिंग लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाया है 2-3। अच्छा, तो आपका इससे पहले पीएमएस परस्यू करने से पहले गोल क्या था, लाइफ गोल क्या थी आपकी? मेरी लाइफ गोल तो ये थी कि मैं अच्छा सा टीचर बन जाऊँ, मैं अच्छा सा लेक्चरर बन जाऊँ, यूनिवर्सिटी लेक्चरर बन जाऊँ। लेकिन मेरे कुछ फैमिली के लोग थे, मेरे कुछ अहबाब थे, जिन्होंने मुझे बार बार इस बात पे कन्विंस किया कि अगर आप पीएमएस में या सीएसएस में अगर आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो आपकी लाइफ वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी, अब आप परफेक्शन की तरफ जाओ। तो उनके जो एडवाइसेस थे उनको थोड़ा फॉलो करते हुए मैं इधर पहुंचा। तो ये पीएमएस सीएसएस वगैरह परस्यू करना आपके माइंड में था ही नहीं इनसे पहले? था भी, लेकिन ज़्यादा जो प्रायोरिटी थी ना वो मेरी, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड गोल बनाते हो ना, जो मेरा ए प्लान था वो तो ये था, ये थोड़ा सा बी प्लान में आ रहा था, लेकिन फिर मैंने इसी को परस्यू किया अहबाब के और फैमिली के कहने। तो आप अभी रिग्रेट तो नहीं करते? आप तो बहुत खुश होंगे। नहीं, अगर रिग्रेट तो वो ऑप्शन तो अभी भी मेरे पास मौजूद है, वो अभी भी उधर जा सकता हूँ, लेकिन ये वाला फिर वक्त गुजर जाता है, ये फिर हर सारी लाइफ ये ऑप्शन नहीं होती, स्पेसिफिक टाइम है। क्या आपको लगा कि पीएमएस काफ़ी डिफ़िकल्ट है? और वैसे काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि सीएसएस के कंपैरिजन में पीएमएस तो बहुत आसान है। नहीं, ये गलत बात है। पीएमएस बहुत आसान है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, सीएसएस और पीएमएस को, तो जहाँ तक रिटर्न पार्ट का ताल्लुक है उसमें सीएसएस थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसका जो एसे हैं, उसका जो प्रेसे हैं, वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो उसको फेल करते हैं। लेकिन एक बार आप सीएसएस में अगर आप स्पेशली फाटा से बिलोंग करते हो, एक बार आप रिटर्न क्वालिफाई करें तो आप किसी ना किसी ग्रुप में तो आएंगे, फिर वो बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन सो फार पीएमएस इज कंसर्न, तो पीएमएस में ऐसा है ना कि आखिरी दिन तक वो आपने कम्पीट करना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिटर्न पास कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो इंटरव्यू होता है उसमें बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करनी होती है टू बी एलोकेटेड। हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा समझा भी दें कि पीएमएस और सीएसएस में मेन डिफरेंस है क्या? पीएमएस और सीएसएस में ये मेन डिफरेंट है कि देखो, एक तो सब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स पीएमएस में स्कोरिंग है वो सीएसएस में स्कोरिंग नहीं है, एंड द वाइस वर्सा। और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना, जो स्टूडेंट्स का मैंने वो स्टडी किया है कि वो चाहते हैं कि मेरे वही सब्जेक्ट पीएमएस में हो जो सीएसएस में, जो कि गलत बात है। ठीक है, आप पीएमएस के साथ एक और अलग स्ट्रेटेजी के साथ जाते हो, सीएसएस के लिए आप एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ जाते हो, तो आपने पास पेपर देखने हैं पीएमएस के, और ये बिल्कुल नहीं देखना है। मैंने सीएसएस का भी एक अटैम्प्ट किया था, लेकिन उसके लिए पीएमएस में जब मैं अटैम्प्ट कर रहा था तो मैंने 6 के 6 सब्जेक्ट चेंज किए। अच्छा। क्योंकि सीएसएस में वो कोई भी नहीं था, क्योंकि मैं एक स्ट्रेटेजी के साथ आया। और फिर आप जब स्ट्रेटेजी के साथ जाते हो, वो वाले सब्जेक्ट आप करते हो जो कि स्कोरिंग है, तो फिर कामयाबी आपकी जो है ना वो डेस्टिनेशन बन जाती है। तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो सीएसएस में स्कोरिंग होते हैं और पीएमएस में नहीं होते? फॉर एग्जांपल सीएसएस के जो आईआर हैं वो सीएसएस में मतलब स्कोर देता है, पॉलिटिकल साइंस स्कोर देता है। इसी तरह बहुत सारे सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि सीएसएस में वो हैं, लेकिन अभी पीएमएस में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन अगर ये आईआर और इंटरनेशनल लॉ और ये वाले सब्जेक्ट आप पीएमएस में देखो तो वो वहाँ पे इतने अच्छे स्कोरिंग नहीं है। इसके बदले में जो जियोग्राफी हैं, जो फिलासफी हैं, जो बॉटनी हैं, जो ज़ूलॉजी हैं, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं ना पीएमएस में, जो 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं, वो थोड़े फिर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। और अच्छा। मैं तो वो स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा कि इस तरह के सब्जेक्ट, हाँ, पॉलिटिकल साइंस और आईआर का ये फ़ायदा होता है कि आपके इसके साथ आपका ये जो सारा सिलेबस है वो तैयार हो जाता है। अच्छा। मतलब वो इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो हर किसी ने स्कोर करना होता है, और अच्छा स्कोर करना होता है, तब आपकी एलोकेशन होगी। और स्कोर के लिहाज से पॉलिटिकल साइंस और ये आईआर, ये पीएमएस में इतने मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। अच्छे हैं, मतलब आपको एवरेज स्कोर अच्छा देता है, लेकिन इससे भी अच्छे, बहुत अच्छे सब्जेक्ट जो कि आपको 160 प्लस 170 प्लस जो मैंने नाम लिए कि साइकोलॉजी, जियोग्राफी, फिलासफी,
ये ऐसे सब्जेक्ट है कि आपको 160 प्लस भी मार्क्स देते हैं। PMS तो KPPMS स्पेशली जो है वो एनुअली नहीं होता, वो हर एक 2 साल बाद होता है एवरेज। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब्जेक्ट प्रिडिक्शन जो हम करते हैं कि स्कोरिंग रहता है नहीं रहता, क्या ये आपको लगता है कि एक्यूरेट है किसी न किसी एक्सटेंट तक, हालांकि हर साल ये एग्ज़ाम होता भी नहीं है? इस बात से मैं सहमत हूँ आपके कि मतलब किसी सब्जेक्ट के माथे पे नहीं लिखा होगा कि इस बार ये स्कोर देगा और इस बार ये नहीं देगा। और बहुत दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि कोई स्टूडेंट्स होते हैं वो एक सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं कि ये स्कोरिंग नहीं है, हाँ, और दूसरा सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं स्कोर के लिए, और वही सब्जेक्ट फिर फेल भी हो जाता है। हाँ। ऐसा भी बहुत दफ़ा हुआ है। लेकिन हम जो देखो जो फ्यूचर के हम फैसले करते हैं तो पास्ट को हम मद्देनजर रखते हुए करते हैं। हाँ। और पास्ट को फिर आपने ये देखना है कि पास्ट में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना कि एक साल वो नीचे जाता है, दूसरे साल ऊपर जाता है, तीसरे साल ये CSS और PMS ये गेम की तरह है। आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। पहले उससे सब्जेक्ट्स पढ़ने से पहले आपने ये पढ़ना होता है कि कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं, कौन सा स्ट्रेटेजी चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट मैंने ऑप्ट करने हैं। किस्मत लक है ना, हम कहते हैं कि लक है, लेकिन मैं लक को कहता हूँ कि राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, ये लक है। और अगर आप ये इसमें डिसीजन में कामयाब हो गए कि आपने अच्छे से सब्जेक्ट, और ये डिसीजन आप तब अच्छा करेंगे जब आप कोई बैकग्राउंड वर्क करेंगे। ये नहीं कि एक के पीछे भागो दूसरे के पीछे। सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, सब पास्ट पेपर के स्कोर आप देख सकते हो, सब कुछ ट्रेंड आप देख सकते हो। और उसके बाद फिर बंदा जो सही डिसाइड करता है वो फिर पछताता नहीं। बिल्कुल, किसी हाल में भी ब्लाइंड डिसीजन नहीं लेनी चाहिए। तो आपके कौन से सब्जेक्ट्स थे? मेरा फिलासफी मेरा वो मेन सब्जेक्ट था। उसके साथ मेरा पब्लिक एड था और जर्नलिज्म था और पश्तो थी और उसके साथ यूएस हिस्ट्री। अच्छा, अब देखें आपका पॉलिटिकल साइंस में आपने कहा MPhil है ना, हाँ। और आपने फिर भी पॉलिटिकल साइंस नहीं ऑप्ट किया। बिल्कुल, आप स्ट्रेटेजी के साथ जाते हैं। बिल्कुल। और आपको इनमें से सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगा? फिलासफी थोड़ी मुश्किल है। जो फिलासफी का स्पेशली जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट जो पेपर है इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, तो वो थोड़ा जो बंदे को थोड़ा टाइम लेता है अंडरस्टैंड करने में। लेकिन एक बार आपको थोड़ी सी वो चीज़ें समझ आ जाए, फिर मैं बता दूं कि सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी ये है, और ये आपको हर सब्जेक्ट में भी गाइड करता है। आप अगर चूज कर सकते थे, अब आप कुछ चेंज करते अपने स्ट्रैटेजी के बारे में? आपने कहा कि ये आपका सेकंड अटेम्प्ट है, तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा क्या किया जो फिर सेकंड अटेम्प्ट में आपने चेंज करके और माशाल्लाह इस दफ़ा आप पास हुए? फर्स्ट अटेम्प्ट देखो, मैंने आपको कहा कि मैंने इससे पहले CSS का भी अटेम्प्ट दिया था, और मैं उसी माइंड के साथ PMS के अटेम्प्ट के लिए भी चला गया, जो कि गलत था। CSS में जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को वो इतना नहीं देखते, ठीक है, क्वालिटी पे वो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। और क्वांटिटी अगर आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, थोड़ा मिलजुल के बातें कर रहे हैं, तो वो CSS में आपको उल्टा पनिश करते हैं उसके ऊपर कि इस बात की ज़रूरत नहीं थी तो आपने क्यों लिखी। PMS का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो क्वालिटी पे भी वो नो डाउट क्वालिटी पे जोर देते हैं, लेकिन क्वालिटी के साथ साथ वो क्वांटिटी पे भी जोर देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आप जो है ना वो आपने इस तरह वो एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि आप क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी को प्रेजेंट करो, पेजेस भी थोड़े से भर दें। अच्छा, तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया तो मैं उसमें पास तो हुआ था, लेकिन मेरी लोकेशन नहीं हुई थी क्योंकि मेरे सारे सब्जेक्ट्स में स्कोर कम आए थे, मैं सही बता रहा हूँ। दूसरी दफ़ा जब मुझे पता चला, मैंने वो अपने आप को थोड़ा असेस किया कि ये क्या इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि PMS का एक अपना वो स्ट्रेटजी है, अपने सब्जेक्ट्स हैं और अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के तरीके हैं, और आपने क्वालिटी के साथ साथ थोड़ी क्वांटिटी की भी जोर देना होता है, फिर बंदा एलोकेट हो सकता है। और PMS में अनलाइक CSS स्क्रीनिंग टेस्ट भी है, उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स और जो फ्यूचर स्टूडेंट्स एस्पायर करें PMS के लिए, उन्हें क्या बताएंगे? मैं तो ये बताऊंगा कि देखो, ये जो लोग CSS PMS का स्टडी कर रहे हैं ना, उनको कोई मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट से घबरा जाए। ये जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, पाक अफेयर पढ़ते हो, करंट अफेयर पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, यही आपके MCQs भी आते हैं। और आप तो जो लोग इन्होंने तकरीबन 4-5 महीने भी स्टडी किए, तो उनको कोई मतलब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दे शुड बी फोकस ऑन सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम, नॉट द सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम। ये कोई वो नहीं है, ये तो बिल्कुल वो जो बिल्कुल बिलो एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा सा साइड पे करते हैं कि इतने सारे पेपर चाप ना हो, इतने सारे वो बच्चे ना हो, तो उनको लिए ये अरेंज करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो बिल्कुल इससे ना घबराएं। और इन तीनों में से स्क्रीनिंग टेस्ट, रिटन और इंटरव्यू, इनमें से सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप कौन सा था? जब हमने पहले बात की CSS PMS की, तो CSS में देखो बहुत कम लोग रिटर्न में क्वालिफाई होते हैं,
जी, ठीक है। और दूसरी तरफ जो पीएमएस का ताल्लुक है, तो पीएमएस रिटर्न तो कोई मुश्किल एग्जाम नहीं है। अच्छा। मतलब कोई स्टूडेंट बगैर तैयारी भी रिटर्न पास कर सकता है, लेकिन मुश्किल बात वही है कि आपने एलोकेट होना है, क्योंकि वो इंटरव्यू के लिए 1200-1300 लोग 1200-1300 वो पास करते हैं रिटर्न एग्जाम। अब उसमें जब आप compete करते हो, आप नंबरिंग के लिहाज से आप कि आपका नंबर आ जाए, आपकी एलोकेशन हो जाए, तो उस लिहाज से पीएमएस की जो इंटरव्यू है ना, वो थोड़ी मुश्किल है। एलोकेशन वहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग compete कर रहे होते हैं। सीएसएस में तो आपको पता है कि डीएमजी में नहीं तो पीएएस में नहीं तो ओएमजी में तो बंदा आ जाएगा, आईआरएस में बंदा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो वाला सीन भी नहीं है। यहाँ पे एक ग्रुप है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है, और उसके लिए फिर बहुत सारे लोग आपके साथ compete कर रहे होते हैं। फिर फाइनल एलोकेशन पीएमएस की मैं कहूँगा कि सीएसएस से कदरे मुश्किल है। हमारे व्यूअर्स को ओवरऑल पीएमएस के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पीएमएस के लिए मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि देखो, आप अपने सब्जेक्ट को सही वो करो, इनके पीछे ना जाओ कि ये मेरा सीएसएस में है तो मुझे दोनों में हेल्प आउट करेगा। कोई बात नहीं बनी, ठीक है। आप अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास साल से भी ये जब इस पे टाइम लगेगा, अभी पीएमएस अनाउंस तो हो गया, लेकिन जब फाइनल एग्जाम होगा तो तकरीबन साल लगेगा। तो साल में तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आप इस पे थोड़ा सा रिसर्च करें, पास्ट पेपर्स को चेक करें, पास्ट सब्जेक्ट को चेक करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है ना कंसिस्टेंटली अच्छे स्कोर में आ रहे हैं, तो उसको आप ऑप्ट करें। आप तैयार कर सकते हो, इनके पीछे ना जाओ, स्पून फीडिंग ना करें कि मुझे नोट्स कोई पकड़ा दे, मुझे ये मुझे ये कोई करे। इसके पीछे अगर आप नहीं जाएंगे और थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे और थोड़ी सी आप स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे, जो मैंने बातें कही स्ट्रेटजी के बारे में कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी है, तो इंशाल्लाह इसमें कोई मुश्किल बात नहीं बन जाएगा। और अब पीएमएस में एलोकेट होके वुड यू गो टू सीएसएस? क्या आप फिर सीएसएस करने की कोशिश करेंगे या आप इधर खुश हैं जो आपको मिला है? नहीं, मैं तो कहूँगा कि सीएसएस के जो अपर 2 ग्रुप्स हैं, मतलब पीएएस हो गया और पुलिस ग्रुप हो गया, और कुछ लोग फिर फॉरेन सर्विसेज और कस्टम को भी वो करते हैं। बाकी जो ग्रुप्स है केपीपीएमएस में समझूंगा कि कदरे बेहतर है उनसे। फिर सीएसएस को लिए आपको कोई जाने की ज़रूरत नहीं है एक बार, क्योंकि इनका जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, ये बड़ा एक्सटेंड होने वाला है। तो मैं तो स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूँगा कि पीएमएस भी ये नहीं है कि कोई, एक तो ये है कि आप अपने सूबे में अपने लोगों के साथ, ठीक है। सीएसएस की वो बात है कि आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप पूरे पाकिस्तान में घूमते हो, लेकिन कुछ लोग उससे तंग भी हो जाते हैं। और पीएमएस का तो फिर ये भी फ़ायदा है कि सारी उम्र अपने सूबे में गुजारो, अपने लोगों के साथ गुजारो, और अच्छा है उसका जो फ्यूचर है ना पीएमएस, खासकर पीएमएस केपी का, वो इट्स वेरी गुड। और आपने नोवा कैसे ज्वाइन किया? नोवा के साथ आपकी एफिलिएशन कैसे बनी? नोवा को मैंने 2016 में ज्वाइन किया था। जो पहले मेरा शौक़ था कि मैं सीएसएस वो करूँ, पीएमएस करूँ, लेकिन बाद में फिर जब मैं उधर वो एमफिल मैंने शुरू किया इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, तो थोड़ा सा वो जो शौक़ था ना, तो वो इतना टाइम नहीं मिल रहा था। और वो जब मैंने उधर देखा कि यार ये भी ठीक है कि लेक्चरशिप बंदा करे, यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, एसोसिएट प्रोफेसर बन जाए। तो नोवा के साथ मैंने कभी कांटेक्ट जोड़ा नहीं है, जो नोवा के मेंटर्स हैं तो उनके साथ मैं कांटेक्ट में रहता था। और जो मैंने कहा कि मेरे अहबाब ने मुझे कन्विंस किया कि आप पीएमएस सीएसएस अटेम्प्ट करो, उनमें एक सर आतिफ भी जो सीईओ नोवा है, उनमें वो भी थे कि उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस किया कि आप कर सकते हो, आप करें। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एज वेल। बहुत लोग कहते हैं कि नोवा इज़ लाइक अ फैमिली, सो इज दिस सो? यस, जो मैंने बात कही ना, तो वो मेरी बात को प्रूव कर रहा है कि हम फिर कांटेक्ट छोड़ते नहीं है। बस हमें, हालांकि मैं नोवा से थोड़ा वो कट ऑफ था, लेकिन जो नोवा के जो मेंबर्स हैं, जो उनके मेंटर्स हैं, उनके साथ मैं कंटिन्यूसली कांटेक्ट में था। और मैं समझूंगा कि उसी चीज़ ने ही मतलब मुझे इस बात में कन्विंस किया कि मैं पीएमएस अटेम्प्ट करूँ या ये असिस्टेंट कमिश्नर बन जाऊँ, जो अपने अंडर ट्रेनिंग में। Thank you so much, Amir, for joining us today and taking out the time. आपने हमारे viewers को वाकई में बहुत useful information दी है. Thank you.